তোমাকে অর্ডার দিবে कि আমাকে মেরে ফেলবে, তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। मेरी बहन की जो शादी हुई थी वो शेख मुजीब के कज़न से हुई थी। पाकिस्तान चलाने की तहरीक में शेख मुजीब साहब बतौर नौजवान शामिल रहे हैं। शेख मुजीब साहब हालात के जबर से जन्म लेने वाले लीडर थे। हाँ, ये है कि उसने एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, उसने एक मुल्क बनाया। कायदे आज़म ने भी तो यही किया था। शेख मुजीबुर रहमान को और मौलाना बाशानी को बहुत आइडलाइज करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं शेख मुजीबुर रहमान, हीरो और विलन। शेख मुजीबुर रहमान किस तरह बंगा बंधु बने और किस तरह अपने लीडर बने बंगालियों के लिए, और पाकिस्तान के दानिश्वर, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के सियासतदान अब भी शेख मुजीबुर रहमान को किस तरह याद करते हैं और किस तरह उनको पुकारते हैं, और पाकिस्तान के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के किरदार को किस तरह बयान किया जाता है। आज एक और वीडियो लेके आए हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी को पाकिस्तान चलाने की तहरीक में शेख मुजीब साहब बतौर नौजवान शामिल रहे हैं और पाकिस्तान टूटा तो उन्होंने बयान दिया कि मेरा 25 साल ख्वाब पूरा हो गया। अगर साला साजिश केस बना, मुजीब रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक बिल्कुल झूठा केस था। साजिश तो थी और इसमें शेख मुजीब भी शामिल थे। उसने बोला कि अगर तुम्हें जन आया ये तुम्हें अगर ऑर्डर देता है तुम्हें जो मार दो तो तुम मुझे मार दोगे? मैंने बोला हाँ। शेख मुजीब साहब हालात के जबर से जन्म लेने वाले लीडर थे। हाँ, ये है कि उसने एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, उसने एक मुल्क बनाया। कायदे आज़म ने भी तो यही किया था। शेख मुजीब एक ऐसा सन ऑफ द साइल था उस वक़्त कि उसने पाकिस्तान की जद्दोजहद की। उसने फातिमा जिन्नाह अयूब खान के ख़िलाफ़ कैंपेनर थे वो मशरक़ी पाकिस्तान में, तो उनकी तो पूरी कोशिश थी कि एक पाकिस्तान रहे। जब आप किसी को कॉर्नर कर देते हैं तो फिर तो उसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो आता है उसके सामने। तो शेख मुजीब साहब हालात के जबर से जन्म लेने वाले लीडर थे। इतना बड़ा घर था उनका भी, एक कैनाल का। ये एक कैनाल घर है, एक कैनाल का उसका धान मंडी में घर था। चारों तरफ 24 घंटे जॉय बंगला के नारे लगते। आप देखेंगे पाकिस्तान मूवमेंट में वो कायदे आज़म की तकरीरें सुनने 20-20, 25-25 मील साइकिल चला के जाता था। इतना फ़ैन था वो पाकिस्तान मूवमेंट का और इतना उस स्ट्रगल में शामिल था। लेकिन आपने पहले ही दिन से उनकी वो नहीं मानी और फिर रफ्ता रफ्ता वो ज़ाहिर है जो तो फ्रंट बना। जब तक वो स्टूडेंट लीडर से पॉलिटिक्स में आ गया था। मैं शेख मुजीबुर रहमान को और मौलाना बाशानी को बहुत आइडलाइज करता था, क्योंकि मैं देखता था कि ये लोग इंतहाई सादगी से शेज़ान होटल में बैठते थे, गप्पे मारते थे, सियासी गुफ्तगू होती थी, मैं इनकी गुफ्तगू सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि क़यादत यार ये होती है, ये क़यादत जो है इसको ये होती है। मैं सीखने की कोशिश करता था। एक वक्त में ही एक आदमी थोड़ा मुहिब वतन भी होता है, थोड़ा मुल्क दुश्मन भी होता है और हो सकता है। मसलन पाकिस्तान चलाने की तहरीक में शेख मुजीब साहब बतौर नौजवान शामिल रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। और पाकिस्तान टूटा तो शेख मुजीब साहब जब पहुँचे ढाका, इस्लामाबाद से लंदन होते हुए वहाँ पहुँचे, तो एयरपोर्ट पे जो लाखों अफराद उनका इस्तकबाल करने आए थे, तो उन्होंने बयान दिया कि मेरा 25 साल ख्वाब पूरा हो गया। तो वो 1972 में ये बयान दे रहे हैं, तो वो 1947 से कह रहे हैं कि 1947 से मैं बंगाल के इलाके का ख्वाब देख रहा था। हालांकि उस वक्त तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा थे वो। शेख मुजीबुर रहमान की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान के साथ रहा जाए, या पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, दोनों बाजू जो हैं एक रहें। लेकिन एक स्टेज आई 1966 में, जब अयूब खान के दौर में लाहौर में चौधरी मोहम्मद अली साहब के घर मीटिंग हुई, आल पाकिस्तान पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ उन्होंने 6 नुकात पेश किए। 6 निकात में ये नहीं था कि हम पाकिस्तान से अलग हो गए, एक ही पाकिस्तान की बात की गई थी। सूबाई खुद मुख्तारी को गैर मामूली तौर पर ज़्यादा कर दिया गया था। 2 ही सूबे थे उस वक्त, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। उसमें तो ये था कि दरअसल एक मुल्क के अंदर 2 मुल्क, करेंसी भी उनकी अलग होगी, फ़ौज भी उनकी अलग होगी, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिजर्व भी अलग अलग होंगे, तिजारत का हिसाब किताब भी अलग होगा,
और दोनों बाजू अलग अलग खारजा पॉलिसी लेकर चल सकेंगे और अलग अलग मुआहदे कर सकेंगे मुख्तलिफ मुल्कों से। मगरबी पाकिस्तान जिससे चाहे मुआहदा कर ले, मशरक़न जिससे चाहे मुआहदा कर ले। बहुत से लोग समझते रहे कि ये एक्सट्रीम का मुतालबा करके उन्होंने वो मिसाल पूरी की है कि तोप का लाइसेंस मांगो ताकि पिस्तौल का लाइसेंस मिल जाए। उस 6 नुकात पर अगर आप तारीख का मुताला करें तो भुट्टो साहब अभी वज़ीर ख़ारजा थे। उन्होंने भुट्टो साहब ने कायल करने की कोशिश की अयूब खान को कि इन 6 नुकात पर अभी अगर हम बात करें तो हम इस मामले को हल कर सकते हैं। और बदगुमानियाँ का जो आगाज़ हुआ दरअसल हतमी जाके वो अयूब खान के मार्शल लॉ में हुआ। जब उन्होंने देखा अयूब खान का मार्शल लॉ लग गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस मार्शल लॉ का हमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हम तो फ़ौज में भी नहीं हैं, हम ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं हैं, और सियासी इदारे आपने ख़त्म कर दिए, सियासी जमातों पे आपने पाबंदी लगा दी। वहाँ से एहसास तन्हाई जिसे कहते हैं या बेगान की या एलिनेशन वो शुरू हुआ। और फिर ज़ाहिर है उन्हें अपनी इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट का भी एहसास हुआ। और उसके बाद जो है रफ्ता रफ्ता ये खलीज बढ़ती गई हमारी तरफ से। अगरतला साजिश केस बना, मुजीब रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक बिल्कुल झूठा केस था। एक कंस्पिरेसी हुई है, अगरतला के मुकाम पे कुछ लोग मिले हैं और उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान को तोड़ना है। ये हम सुनते हैं, सिंधी लीडरशिप के हवाले से भी सुनते हैं, बलोचों की लीडरशिप के हवाले से भी सुनते हैं, पख्तून लीडरशिप के हवाले से भी इस तरह के इल्ज़ाम देखते हैं कि पाकिस्तान में छोटे सूबों और छोटी कौमियतों के जो लीडरशिप रही है उनकी हुबुल वतनी को हमेशा पंजाब में बैठकर या इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने और सलामती के इदारों ने शक की निगाह से देखा है। अगरतला साजिश केस साजिश तो थी और मुझे अवामी लीगर ने बताया है कि साजिश ये बाकायदा थी और इसमें शेख मुजीब भी शामिल थे। अब तो उसकी तस्दीक हो गई है ना, खुद अवामी लीग उन्होंने शेख मुजीब के डायरियों ने, नोट्स ने इसकी दुरुस्तगी साबित कर दी है कि ये अगरतला गए थे। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिलकर कुछ प्लान बनाया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। देखिए शेख मुजीब की जो इसके इर्द गिर्द थे ना, ताजुद्दीन, कमरुज़्ज़मान, ये वो एक्सेट्रा, ये बड़े प्रो इंडियन थे और ये इनको इंडियन डिक्टेट करते थे कि भाई आप अलग करें, तो अलग हो। आई थिंक एक टाइम था जो उसने सोचा होगा, लेकिन एक दफ़ा वो इलेक्ट हो गया ना तो आई थिंक उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेहतर नज़र आता था शेख मुजीब को, रादर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन मार्च की जो चीज़ें होनी शुरू हुई ना, आई थिंक जिस तरह भैया खान के कंट्रोल चली गई, शेख मुजीब की भी कंट्रोल चली गई। 3 को इजलास होना था, 3 मार्च को। 1 मार्च 1971 को ऐलान हुआ कि इजलास मुलतवी कर दिया गया। रेडियो पाकिस्तान में जैसी खबर चली फसादात फूट पड़े। उसके बाद अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया, बिल्कुल प्रैक्टिकली टेक ओवर कर लिया। ना हम स्कूल जा सके, ना वाली साहब ऑफिस जा सके, ना कोई और कहीं जा सका। दिन में हम सोते थे, रात को सब जागते थे, पूरा मोहल्ला जागता था। हर थोड़ी देर पे खंबे बजते थे कि अवामी लीग आ गए, अवामी लीग आ गए। और बहुत ही खौफ की कैफियत में हम वहाँ रहते थे। मेरी बहन की जो शादी हुई थी वो शेख मुजीब के कज़न से हुई थी। तो जनरल याह्या को ये बात पता था, तो उन्होंने बोला कि मुझे मैसेज कन्वे किया था 2-3 दफ़ा। जो फाइनल मैसेज कन्वे किया था ना जी, वो 5 मार्च को 1971। फिर मैं गया धानमंडी रोड नंबर 32 में इनका घर था शेख मुजीब का। मैंने जाके मैसेज उनका कन्वे किया तो उन्हें जनरल याह्या ने उनको बोला कि देखिए आप तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं पाकिस्तान, तो ये अगर आप परसों 7 मार्च को बांग्लादेश डिक्लेयर कर देंगे तो हम फिर किधर जाएंगे? फिर मेरे पास एक ही रास्ता है, फिर मैं वही कुछ करूँगा कि आपको मैं हिरासत में लूँ और आपको मैं ट्राई करूँ एज अ ट्रेटर, क्योंकि आपने अगर बांग्लादेश अनाउंस कर दिया फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं आ रहा हूँ ढाका और मैं ढाका आके आपसे हर चीज़ पर बात करूँगा। शेख मुजीब का ये ख्याल था कि ये टाइम गेन कर रहे हैं फ़ौज को यहाँ मुंतकिल करने के लिए, हमें उलझा रहे हैं मुज़ाकरात में। पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात थे उनसे। मेरा नहीं ख्याल कि याह्या खान सीरियस थे या भुट्टो साहब सीरियस थे। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात का ड्रामा था सारा। हम कभी भी सिंसियर नहीं थे
अपनी उस पॉपुलेशन के साथ जिसको मशरक़ी पाकिस्तान कहते हैं। ये मैंने उनको जब कन्वे किया तो शेख मुजीब वो सुनते रहे मेरा, तो बंगाली में मुझे चांद बाबा ये चल यह सीरियस ना कि हमें আমাদের के ट्रेटर डिक्लेयर करबे, तो मैं हाँ सीरियस आसे से तो बोला अच्छा तो তোমাকে অর্ডার দিবে कि আমাকে मेरे ফেলবে, तुम्हें আমাকে मेरे फैलबे। उसने बोला कि अगर तुम्हें ये जन लिया ये तुम्हें अगर ऑर्डर देता है तुम्हें जो मार दो तो तुम मुझे मार दोगे। तो मैंने वही गलती की कि मुझे करना नहीं चाहिए था। तो मैंने बोला हाँ, और मैं सच बताता हूँ कि मुझे उस इमीडिएटली ये बात लगी कि मैं गलती कर गया बहुत बड़ा। शेख मुझे देखता रहा, कुछ नहीं बोला, उठ के चला। ये मैं आखिरी दफ़ा उसको मैंने शेख मुजीब को देखा। 7 मार्च को बहुत बड़ा जलसा रमना रेस कोर्स ग्राउंड में हुआ और पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में ये टेम्पो था कि आज आज़ादी का ऐलान हो जाएगा। शेख मुजीब साहब आज झंडा लहराएंगे, पूरा मजमा झंडा उठाए हुए था बांग्लादेश का। और हम लोग जो गैर बंगाली थे अपने अपने मोहल्लों में बुरी तरह खौफजदा थे, फिर हमारा क्या होगा। हमारे घर में जो मासी काम करती थी वो मेरी वालदा से कह गई थी कि बाजी ये सब हमारा हो जाएगा अब। बंगू बंधु ने कहा है, यानी बंगू बंधु से शेख मुजीब, उन्होंने कहा है कि सब जो जहाँ काम करता है ये करती है वो घर उसका होगा। लेकिन शेख मुजीब साहब ने सारी बातें की, आज़ादी का ऐलान नहीं किया। इससे बाद लोग ये मतलब निकालते हैं जिसकी गुंजाइश मौजूद है कि उस वक्त तक भी एलानगी के कायल नहीं थे। मुमकिन है दुरुस्त हुई ये बात, इसकी गुंजाइश तो मौजूद है। 23 मार्च जब आया 1971, या आखिरी 23 मार्च था पाकिस्तान को रहते हुए, तो छावनियों में और गैर बंगाली आबादियों में ही पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया जा सका। यहाँ तक कि फिर 25 से 26 मार्च के दरमियानी शब ऑपरेशन शुरू हुआ। बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है भुट्टो साहब का कि हमारे दरमियान 6 में से 5.5 निकात पर इत्तफाक हो गया, यानी आधा नुकता बाकी था। उसके बाद तो कोई तुक नहीं थी इस कार्रवाई की। मैं तो बिल्कुल कसूरवार मुजीबुर रहमान को नहीं समझता, क्योंकि जब आप कुछ भी देने को तैयार नहीं थे, उनको इलेक्शन के बावजूद उनको पावर देने को तैयार नहीं थे, तो शेख मुजीब का तो कोई इसके अंदर, हाँ ये है कि उसने एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, उसने एक मुल्क बनाया, उसने एक आइडिया फ्लोट किया। कायद आज़म ने भी तो यही किया था। अब ये यहाँ पे बहुत सारी बहस थी कि जी उन्होंने हिंदुस्तान की मदद ली। कोई ऐसी आज़ादी की तहरीक जो आर्म्ड स्ट्रगल हो वो बग़ैर फॉरेन असिस्टेंस के कामयाब नहीं हुई। मैंने आपको नहीं कहा कि वो विलन था या हीरो था, मैंने आपको कहा कि उनकी जमात अक्सरियत में थी। उनकी आबादी का तनासब देखिए, मगरबी पाकिस्तान की आबादी का तनासब देखिए, उनके वोटों का और उनकी सीटों का तनासब देखिए और यहाँ का तनासब देखिए, तो आप उनको मंजर से हटाते हैं और दूसरे आदमी को ले आते हैं। अब आप उनको हीरो कह लें, आप उनको विलन। तो जी ये थी वीडियो और सभी की राय मुख्तलिफ है। कुछ कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान ने गलत किया, कुछ ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया। ऐसे ही होता है, आप आज़ादी की जंग लड़ी है, आपने एक मुल्क बनाया है, तो कायद आज़म ने भी तो ऐसे ही एक मुल्क बनाया था। और शेख मुजीबुर रहमान की अगर बात करें तो ये वो रुकन था पाकिस्तान का और मुस्लिम लीग का, वो एक जांबाज था जिसने पाकिस्तान की तहरीक के लिए बहुत जद्दोजहद की। कायद आज़म को अपना हीरो मानता था और कायद आज़म की तकरीरें सुनने के लिए मीलों का सफ़र तय करता था साइकिल पे। और एक बंदा ऐसा भी था जो कह रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान का जो कज़न है वो मेरी बहन के साथ शादी हुई है उसकी। और ये जो सारे मामूलात हैं आप देखें तो बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसको सुधारने का, उसके ऊपर काम करने का एक ही मौका था। और शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 निकात थे, 6 पॉइंट थे, उसके ऊपर 5 के ऊपर तो मैं कहता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि हम लोग मानने के लिए तैयार है, तो एक ही रहता था। उसके बाद सबसे बड़ी जो मेन वजह बनी है वो जो कौमी असम्बली का इजलास था वो बुलवाना चाहिए था और ये हुकूमत मुंतकिल करनी चाहिए थी। और शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं,
तो फिर भी उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, बल्कि उसके बदले में वहाँ पर ऑपरेशन किया गया, उन लोगों के ऊपर ऑपरेशन हुआ। और ये सारी हुकूमत की नाकामी है। ये जो भी हमारे इधर रहनुमा थे, जो भी हमारे इधर सियासतदान थे, ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह इन्होंने अफरा तफरी फैलाई, इस तरह अपने बयान बदले, किस तरह हुकूमत मुंतकिल करने में बदअमनी का मुजाहिदा किया गया और किस तरह ये सारे मामूलात को ख़राब किया गया। और चाहिए था कि इसको संजीदगी से लेते, इसको बनाते, इसको संवारते, इसको अमन का गहवारा बनाते, बल्कि अपने ही घर में आग लगाने की कोशिश की है। और जिसकी चिंगारियों ने हमें जलाया, तो आपने देखा कि किन हालात में हम लोग रहे। बांग्लादेश को आग के अंदर झोंका गया, किस तरह बांग्लादेश के अंदर जंग हुई और किस तरह वहाँ पे इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई, इतने ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करने पड़े दोनों साइडों को। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।